नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है ध्रुव स्वामिनी नाटक। जैसा कि आपको पता होगा, इस नाटक में मुख्य रूप से नारी अधिकारों की वकालत की है और नारी अधिकारों की वकालत भी भारतीय संस्कृति के आधार पर की गई है। और इसके साथ साथ जो मैं ये प्रश्न करवा रहा हूँ, ये एक ही प्रश्न के अनेक प्रश्न हैं। जैसे कि इसी प्रश्न में समाहित हो जाएगा इसके उद्देश्य क्या है, इसकी समीक्षा करो, ये गलत हो गया, इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के मूल में कौन कौन सी समस्याएं हैं सिद्ध करो, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि लेखक इस नाटक के माध्यम से क्या बताना चाहता है, ये सारी बातें इस नाटक में यानी कि इस प्रश्न में हम करवाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर हम इस समस्या के रूप में प्रश्न आ जाए तो हर जगह आपको जो बिंदु दिए गए हैं उनमें समस्या लिख देना है। तो ये समस्या के रूप में हो जाएगा, उद्देश्य के रूप में हो जाएगा, तो उसका समाधान प्रस्तुत करना। तो इस तरह से इसमें अनेक पॉइंट इसमें बन जाएंगे, अर्थात प्रश्न एक ही होगा ना, प्रश्न अनेक होंगे लेकिन इसका जो उत्तर है वो एक ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख विशेषताएं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये इसकी समस्याएं क्या है। तो इसमें प्रथम पॉइंट बन जाएगा पुनर्विवाह की समस्या। जैसे कि आपको पता है, भारतीय समाज हमेशा पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पितृसत्तात्मक क्या होता है? जहाँ पर पिता की सत्ता चलती है, और हमारा धर्म और जाति भी इसी पर आधारित है। यानी कि कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो पितृसत्तात्मक है, और आज भी ये जो सत्ता है जारी है। तो इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त ने अपने विभिन्न पात्रों से और गुप्तकालीन समाज से जो स्त्री पर हमारी पितृसत्ता ने विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ थोप रखी हैं, विभिन्न प्रकार की एक तरह से उनके जीवन को, उनके अधिकारों को विमुख कर दिया जाता है। किसके? उसमें। तो इसमें भी ये बात बता गई है। लेकिन सबसे प्रमुख समस्या यह है पुनर्विवाह की समस्या। अब जयशंकर प्रसाद ने ये किया है ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से कि औरत को यानी कि नारी को पुनर्विवाह करने की आज़ादी है। अब भारतीय समाज में पुरुष दो तीन विवाह कर लेता है पत्नी मरने के बाद, लेकिन नारी पर यह अधिकार नहीं दिया गया। तो इस अधिकार की भी वहाँ पर वकालत की है। तो यहाँ पर एक जगह लेखक कहता है, देखो, पुरुष यदि कलीव, कायर व विचारी, तो नारी न केवल उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, उसका परित्याग करके अपने प्रिय पुरुष का वर्ण कर सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, अगर नारी का विवाह ऐसे पुरुष से हो जाता है जो कि यहाँ पर दिखाया कायर है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो ऐसे में नारी को जयशंकर प्रसाद अधिकार देते हैं कि वो उसे अपने पति को त्याग करके पुनर्विवाह वो कर सकती है। तो एक तरह से इस पुनर्विवाह की समस्या का समाधान भी जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो ये भी एक तरह से पितृसत्ता यानी कि समाज के शोषण के प्रति नारी का जो विद्रोह स्वर है वो ध्रुव स्वामिनी की जो प्रतिक्रिया है उससे स्पष्ट होता है। अब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को भी अनेक स्थानों पर स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम्हें मुझे बेचने का अधिकार नहीं, तुम्हें मुझे वस्तु समझने का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से पुनर्विवाह की समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, राजा या शासक के कर्तव्यों का निरूपण। अब जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से गौण रूप से अनेक उद्देश्यों को, अनेक समस्याओं को, अनेक सामाजिक विकृतियों को, अनेक सामाजिक व्याधियों को भी वाणी दी है। तो सबसे पहले इसमें नंबर 2 पे लिख सकते हैं, राजा या शासक के कर्तव्यों का निरूपण। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक में गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया है और उसकी अव्यवस्था का वर्णन किया गया है।
तो यानी कि इस नाटक के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि जब समाज का ठेकेदार अर्थात समाज का शासक कमज़ोर, कायर और व्यय विचारी से संपन्न हो, जैसे कि यहाँ पर रामगुप्त है, तो उसके राज्य में विभिन्न प्रकार की अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ इसमें चंद्रगुप्त को दिखाया गया है जो कि वीर है, पराक्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, सद्गुणों से है, नारी का सम्मान करता है और कायर और स्वार्थी इस तरह की उसमें व्याधियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद अप्रत्यक्ष रूप से राजा के कर्तव्यों को यानी कि शासन के कर्तव्यों का निरूपण यहाँ पर करता है। और ये समस्या के रूप में हम करें, उद्देश्य के रूप में हम करें, विशेषता के रूप में करें, तो तीनों या चारों पॉइंटों में ये पॉइंट है वो फिट बैठ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शासन की नीतियों का चित्रण। अब शासन की नीतियाँ क्या हैं, यानी कि प्रत्येक शासक की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, उसे क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसे अपनी प्रजा का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, यानी व्यक्ति जीवन एक आदर्श के रूप में होना चाहिए, जैसा कि चंद्रगुप्त में दिखाया है। जबकि यहाँ पर जो रामगुप्त है वो विकृतियों से भरा हुआ एक शासक है और उसकी जो नीतियाँ हैं वो भी एक तरह से अनुकूल नहीं है। वो अपने राज्य की रक्षा के लिए, जो कि सकराज है, उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, तो वो इस आक्रमण से बचने के लिए अपनी पत्नी और विभिन्न जो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनको ये सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर चंद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त क्या करते हैं, बिल्कुल निडरता के साथ, बिना भय के साथ ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करते हैं और अन्य जो स्त्रियाँ वो भेजना चाहता है सकराज के पास रामगुप्त, उनकी भी रक्षा करते हैं और शिविर में जाकर के, सकराज के शिविर में जाकर के उसकी हत्या भी करते हैं और एक तरह से अपने राज्य को भयमुक्त करते हैं। तो इस तरह से शासन की नीतियों का चित्रण भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। अब इस जो प्रश्न है इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक तो पुनर्विवाह की समस्या है और दूसरा है नारी अस्मिता की प्रतिष्ठा। ये नारी अस्मिता क्या होती है, यानी कि भारतीय संस्कृति है उसमें नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसमें हर जगह एक बराबर का स्थान है। पुराणों में भी स्त्रियों को देवता के समान माना गया है, परंतु कुछ ऐसे कारण हुए जिससे कि भारत की जो ये प्रतिष्ठा थी, नारी की प्रतिष्ठा थी, वो एक तरह से धूमिल हो गई। तो इसके लिए जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से जो स्त्री मुक्ति है उसका समाधान प्रस्तुत किया है। नारी मुक्ति से जुड़ा एक इसमें यह पहलू भी है कि विवाह स्त्री के जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यदि पुरुष यदि उसके पति का गौरव नष्ट हो जाए, वो आचरण से पतित हो जाए, तो वह स्त्री उसके साथ रह सकती है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी अपने पति को छोड़ करके अंत में चंद्रगुप्त से विवाह करने का उपस्थित हो जाती है। तो ये इसमें नारी अस्तित्व की, रानी प्रतिष्ठा की बात की है। जब ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजता है रामगुप्त, तो वो कहती भी है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और इसके साथ साथ वो अमात्य को कहती है, क्या कहती है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चलेगा। अर्थात जयशंकर प्रसाद ने ये सिद्ध किया है कि नारी को अपने अधिकारों के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति सचेत रहना होगा और उनका पुरजोर विरोध करना होगा। तो यहाँ पर भी एक तरह से नारी अधिकारों की वकालत की है, नारी अस्मिता की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की है। तो ये इसमें हो जाएगा, इसका उद्देश्य भी हो जाएगी, इसकी समस्या के रूप में भी प्रस्तुत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नारी शोषण का चित्रण। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें नारी शोषण के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो कोमा है यानी कि एक पात्रा है, वो हर जगह शोषित होती है और उसके साथ साथ नारी के उग्र रूप का भी चित्रण किया गया है। लेकिन यहाँ पर त्याग, प्रेम, दया, तपस्या, करुणा आदि को नारी का आधार मानते हुए नारी के शोषण को भी जयशंकर प्रसाद ने उपस्थित किया है।
यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो जैसे कि स्क्रीन पर ध्रुव स्वामिनी कहती है तुम उपहार की, यानी कि उसका पति कहता है रामगुप्त उसको, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। अर्थात क्या है, यहाँ पर भी एक तरह से पुरुष समाज की मानसिकता उजागर की है जयशंकर प्रसाद ने, और ये सिद्ध किया है कि नारी पुरुष के हमेशा अधीन रहती है और उसकी आज्ञा को वो आंख मूंद करके उसे स्वीकार करना चाहिए। जबकि रामगुप्त को क्या है, सकराज को भी यही है कि वो नारी को मात्र मनोरंजन की वस्तु समझता है, स्त्री को केवल उपभोग का, मनोरंजन का एक उपभोग का मात्र उपकरण समझता है। तो कोमा पूछती भी है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं है? मुझे उससे अलग रखने से क्या यह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? गौर करने की बात ये, एक स्त्री हरण या अपहरण समाज मान अपमान का पैमाना बन गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्त्री को लेकर के जो युद्ध होते थे, स्त्री को लेकर के जो शोषण होता था, स्त्री का जो शोषण होता था, उसके सौंदर्य का जो शोषण होता था, उसे मात्र मनोरंजन की वस्तु समझी जाती थी। तो इसका चित्रण भी जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से, यानी कि कोमा के माध्यम से ये प्रस्तुत किया है, और साथ साथ इसका निराकरण भी, यानी कि इसका समाधान भी जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं हम धर्म की। भारतीय संस्कृति में धर्म को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन इसमें समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति में अनेक कुरीतियाँ भी शामिल हो गई है। तो इन कुरीतियों का जयशंकर प्रसाद ने, धर्म के वास्तविक अर्थ का जयशंकर प्रसाद ने बताया भी है। जैसे कि मंदाकिनी कहती है, जिन स्त्रियों का धर्म बंधन में बांध कर उनकी सहमति अपने अधिकार छीन लेते हैं, तो क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते, जिससे वे स्त्री अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। अर्थात ये सिद्ध किया है कि धर्म का यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि वो मात्र स्त्री की गुलामी का कारण बने और उसके बंधन, उसकी बेड़ियाँ बने। तो इस प्रकार से धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी जयशंकर प्रसाद ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अगर बात करें राष्ट्र सम्मान की भावना को बल भी दिया है, जैसे कि चंद्रगुप्त ने, और राष्ट्र की भावना कैसे राष्ट्र की रक्षा की जाती है, इस बात को भी चंद्रगुप्त के माध्यम से किया है। और राष्ट्र को कमज़ोर कौन बनाता है, कौन से शासक रहते हैं, जैसे कि रामगुप्त जैसे शासक होते हैं, इस बात को भी जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ जो दोषी शासक होता है, यानी कि जो गलत काम करता है, उसका दंड का विधान भी जयशंकर प्रसाद ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने नारी अस्मिता और नारी अधिकार और साथ साथ नारी की विभिन्न गौरवपूर्ण स्थितियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से जयशंकर प्रसाद ने यहाँ निरूपण किया है। तो ये प्रश्न इतना ही 2-4 बार देख करके, इसको पढ़ करके, समझ करके इसको प्रश्न को तैयार कर लेना, लिख लेना। धन्यवाद, नमस्कार।